हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स के, जिसका नाम है मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। तो इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स की बात करी थी और इकोनॉमिक्स देखा था कि क्या होता है डिफरेंट इकोनॉमिक्स की तरह। तो अलग अलग हम लोगों ने देखे थे कि इकोनॉमिक्स ने अलग अलग क्या करी थी, अपनी तरफ से डेफिनेशंस दी थी, मीनिंग दिए थे। इसी तरीके से हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो हर एक कंट्री में किस नाम से जाना जाता था। हर एक कंट्री में जो नाम होता था उसके हिसाब से उसका मतलब क्या होता था, हम लोग ये बात करने वाले हैं आज स्टैटिस्टिक्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स का। चलिए, तो यहां पे ये बोलता है कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन से। ठीक है, अब वहां इसको लैटिन कंट्रीज में क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था स्टेटस। दूसरी कंट्री की हम लोग बात करें तो वो इटालियन वर्ड जो था उसका नाम क्या था यहाँ पे, स्टैटिस्टा। और जो जर्मन वर्ड था उसका नाम था बेटा स्टैटिस्टिक, और जो ग्रीक वर्ड था इसका नाम था यहाँ पे स्टैटिस्टिक्यू। अब इन सब का सिमिलर मीनिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट। अब ये पॉलिटिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, तो पॉलिटिकल स्टेट का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में, जो कि सेंट्रलाइज्ड एरिया हो, वहां पे एक तरीके का रूल इंप्लीमेंट करेंगे और उस रूल को जो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कि कोई भी वहां पे अड़ंगे नहीं डालेगा, मतलब बैरियर नहीं डालेगा। ठीक है, चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जानी जाती थी, जिसका मीनिंग जो है वो क्या हुआ करता था, एक पॉलिटिकल स्टेट। चलिए, बट कुछ लोगों की सोच में ये था कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसको हम लोग डेटा भी तो कह सकते हैं। अब ये डेटा क्या होता है, डेटा का मतलब होता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मैं बोलता हूं यहां पे, चलिए ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं यहां पे एक चिंटू नाम का लड़का है। चिंटू हैव डैश। अब चिंटू हैव डैश का मतलब, ये तो आपने इंफॉर्मेशन तो दे दी मगर क्या है, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर मान लेते हैं चिंटू हैव और कैंडी में बोल देता हूं यहां पे, मतलब ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही कोई भी सेंटेंस अगर कंप्लीट हो जाता है दैट इज नोन एज डेटा। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब और लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब जिस पे आपको क्या हो जाए, भरोसा हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग फैक्ट्स। तीसरा यह बोलते हैं यहां पे क्या, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए, और क्या बोलता है यहां पे, स्टडी ऑफ फिगर्स। और क्या बोलता है यहां पे, बहुत सारे फिगर्स भी लिए जा सकते हैं। चलिए, अब हम लोग ये समझे कि एग्जाम में हम लोग जाएंगे तो हम लोग हो सकता है भूल जाए, तो इसको हम लोग ऑन द स्पॉट क्यों ना याद कर ले यहीं पे। चलिए, तो हम लोग को ये समझ में आया कि यहाँ पे 4 कंट्री में स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग तरीके से कहा जाता था। चलिए, तो मैंने ये L फॉर लैटिन याद कर लिया, I फॉर इटालियन याद कर लिया, फिर G फॉर जर्मन याद कर लिया, और नेक्स्ट G फॉर क्या कर लिया यार, ग्रीक कर लिया। ठीक है, चलिए, तो हमारे यहाँ LIG क्वार्टर्स हुआ करते थे जिसमें ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था। चलिए, तो हम लोगों को ये याद हो गया, L फॉर लैटिन, I फॉर इटालियन, G फॉर जर्मन, और आखिरी क्या हो गया हमारा, ग्रीक। अब यहाँ इसकी जो लैंग्वेज थी इसमें इसको क्या कहा जाता, तो इन लोगों ने कहा कि लैटिन में इसको स्टेटस कहा जाता था। चलिए, इसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, STATUS, स्टेटस। चलिए, अब इटालियन में क्या कहा जाता था, इसको स्टैटिस्टा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, जर्मन में इसको कहा जाता था स्टैटिस्टिक। चलिए आगे ये बात करते हैं, ग्रीक में इसको कहा जाता था स्टैटिस्टिक्यू। चलिए, अब हम लोगों ने क्या करा, इसमें कुछ सिमिलर वर्ड दिख रहे हैं, तो हम लोगों ने याद करने के लिए क्या कहा कि जो स्टेटस है इसके लिए हम लोगों को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, अपना ट्रेवलिंग अलाउंस। अपना क्या करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस। फिर हम लोग याद कर लेंगे यहां पे, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा कि क्या सही और क्या गलत है, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए। अब इन सब के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। तो याद हम लोगों ने कैसे किया, स्टेटस TA टिक क्यू, और यहां पे कैसे याद किया, LIGG। L का मतलब लैटिन, I का मतलब इटालियन, G का मतलब जर्मन, और आखिरी G का मतलब क्या हो गया, ग्रीक। तो मेरे ख्याल से ये एक शॉर्ट कट मैंने आपको दिया जिससे हम लोग याद कर सकते हैं कि अलग अलग कंट्री में इसको क्या बोला जाता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हर किसी पर्सन के लिए अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्रिकेट मैच देखने जाता हूं तो मेरे लिए जो वहां का स्कोर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा।
ठीक है। बट मान लेते हैं कि कोई क्रिकेटर है जो बैटिंग कर रहा है, तो वो ये देखेगा कि कितने ओवर्स बचे हैं, कितना टारगेट है, अगर उसमें मैं अचीव नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा। तो हर एक पर्सन के लिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, अलग होता है, सबके लिए ये कभी भी सेम नहीं होगा। तो हम लोग इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोलता है ये फॉर अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, तो उसके लिए स्कोर बोर्ड जो है वो स्टैटिस्टिक्स होगा, है ना। चलिए देखते हैं। Statistics refers to a numerical information or data relating to the runs. रन से रिलेटेड जो भी डेटा है क्रिकेट फैन के लिए वही क्या है भाई, स्टैटिस्टिक्स है। दूसरी हम बात करते हैं कि ये एनवायरमेंटलिस्ट के लिए क्या है, तो एनवायरमेंटलिस्ट का कैलकुलेशन जो है वो किस पे जाएगा भाई, कि कितना पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी एफिलिएंट्स जो कोई भी चीज हमारे यहाँ है उसको खराब करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन। हमारे यहाँ 3 टाइप के पोल्यूशन होते हैं जनरली, एयर, वाटर, लैंड। बट एक और पोल्यूशन आ चुका है जो आजकल हम लोग करते हैं तेज गाना बजा के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन, है ना। और नॉइज पोल्यूशन कब होता है, जब 120 डेसिबल के ऊपर चले जाता है साउंड, तब क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन। चलिए तो हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। एनवायरमेंटलिस्ट के हिसाब से जो डेटा है वो पोल्यूशन का क्या कहलाएगा, यहां पे स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ओके, और जो भी हार्मफुल गैसेस है, अब सर हार्मफुल गैसेस कौन कौन सी होती है, तो हम लोग यहां देखते हैं भाई, हार्मफुल गैसेस में CO आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अनबर्न्ड फ्यूल जो होता है उसके कारण हार्मफुल गैसेस में क्या आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये डेटा जो है वो किसके लिए स्टैटिस्टिक्स है भाई, तो एनवायरमेंटलिस्ट जो है उसके लिए है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वेदर डिपार्टमेंट के लिए क्या, तो भाई सुबह उठे टेम्परेचर बहुत कम था, दोपहर हुई टेम्परेचर बढ़ गया, शाम हुई फिर टेम्परेचर कम हो गया। तो वेदर डिपार्टमेंट के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है, इसकी जो भी कैलकुलेशन है उसके लिए ये स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि उसका काम ही ये है कि मिनिमम बता दो या तो मैक्सिमम बता दो। चलिए देखते हैं। तो बोलता है वेदर डिपार्टमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो सनराइज के टाइम में होगा और सनसेट के टाइम में होगा, और इससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा भाई, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं शेयर ब्रोकर की। अब ये शेयर ब्रोकर क्या होता है, तो शेयर ब्रोकर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो पैसा लगा के पैसा कमा के दे दे, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे शेयर ब्रोकर। अब शेयर क्या होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपनी इज नोन एज शेयर्स। पैसा लगाया, अब पैसा आएगा, उम्मीद तो है कि हम लोग पैसा कमा लेंगे, है ना। चलिए तो शेयर ब्रोकर क्या करता है, बुकी क्या करता है, आपके पास से पैसा लेगा और पैसा लगाएगा और आपको प्रॉफिट लाके दे देगा। हो सकता है कि हम रातों रात अमीर बन जाए, तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, या तो जीरो से हम लोग क्या बन जाए, हीरो बन जाए। ये कौन कर देता है हमारे साथ, ये शेयर मार्केट कर देता है हमारे साथ, ठीक है। बस शेयर मार्केट के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, तो इसने कहा कि चेंजेस इन द प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सुबह 10 बजे मार्केट खुला, सुबह मान लेते हैं किसी चीज का रेट 50 रुपए था, मान लेते हैं 2 बजे तक ये 500 रुपए हो जाता है, तो 450 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना। ऐसे प्रॉफिट को हम लोग 2 मार्केट की तरह देखते हैं, बुल मार्केट या बियर मार्केट। बुल का मतलब क्या होता है, तेजी से बढ़ने वाला, और बियर का मतलब क्या होता है, कम होने वाला। तो शेयर ब्रोकर के लिए जो भी प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं वो सारा का क्या लाएगा यहाँ पे शेयर ब्रोकर के लिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब प्राइस का अप या प्राइस का डाउन होना। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि अलग अलग लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में सारी की सारी नंबर्स की बात करने वाले हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी की भी बात होनी चाहिए, बट स्टैटिस्टिक्स जो है सब्जेक्ट वो टोटली बात करता है सिर्फ नंबर की, इसलिए हम लोग इसको समझते हैं क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिकल टर्म्स नोन एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, मतलब यहां पे जो एज लिखी जाएगी, फॉर एग्जांपल 34 इयर्स जो एज लिखी गई है ये क्वांटिटेटिव डेटा है। बट मान लेते हैं कि किसी पर्सन की 34 इयर्स एज है और वो बहुत ऑनेस्ट है। अब ये ऑनेस्ट को आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये जो इसकी क्वालिटी है इसको कहा जाएगा क्वालिटेटिव वेरिएबल, जो कि स्टैटिस्टिक्स में मेजर किया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए तो ये हम लोग बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव में हमेशा क्या आएंगे, नंबर ऑफ, मतलब कि आपको डेटा में क्या लिखना जरूरी है, नंबर लिखना जरूरी है। हाइट ऑफ द पीपल भी हम लोग किसमें लिखेंगे, नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, सेंटीमीटर्स हो सकता है, फीट हो सकता है ना। चलिए इसी तरीके से हम लोग वेरिएबल जो कि हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे
क्वालिटेटिव डेटा। भाई आप कैसे दिख रहे हो? बहुत अच्छे दिख रहे हो, मगर इसको क्या मेजर किया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी डेटा जिसको क्या नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्वालिटेटिव डेटा। चलिए, तो ये क्या बोलता है इसमें? वेरिएबल विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल टर्म्स। ऐसा कोई भी डेटा जिसको आप नंबर्स में नहीं कर सकते हो एक्सप्रेस, उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, मैं कितना ईमानदार हूं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट लोगों को देख के परख के समझ में आता है कि क्या ये ईमानदार है या नहीं है, बट इसको मेजर नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से इंटेलिजेंस को भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो वो सारा डेटा जो कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे कौन सा डेटा? क्वालिटेटिव डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए? अलग अलग लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स ऐसा होता है, स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ होता है, स्टैटिस्टिक्स में पाई चार्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स में कुछ नंबर होते हैं, बट एग्जैक्टली कोई ये नहीं बता सकता कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। बट स्टैटिस्टिक्स के मेनली हम लोगों ने दो पिलर्स बना दिए। एक की सोच ये थी कि यहां पे इसको हम लोग कहते हैं प्लूरल सेंस, एक की सोच ये थी कि इसको हम लोग मान लेते हैं सिंगुलर सेंस। अब ये प्लूरल सेंस क्या होता है? तो जहां पे डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर आपको शो किया जाए उसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल सेंस। अब ये नंबर्स को जो कैलकुलेट करने का तरीका होगा उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सेंस। मतलब मेथड्स, टूल्स, उसको कैलकुलेट करने के उसको कहेंगे हम लोग यहां पे सिंगुलर सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं बता सकते, बट उसको डिफाइन करने के हम लोग तरीके बता सकते हैं, प्लूरल सेंस और दूसरा सिंगुलर सेंस। ओके, तो क्या बोलता है? स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट राइटर्स। समय समय पे इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया, बट एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला यहां पे? ये बोलता है कि सम अथॉरिटीज डिफाइंड स्टैटिस्टिकल डेटा एज प्लूरल सेंस एंड द स्टैटिस्टिकल मेथड इज नोन एज सिंगुलर सेंस। तो मैंने अभी कहा आपसे कि जो प्लूरल सेंस है इसमें हमेशा नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी, और जो सिंगुलर सेंस है उसमें हमेशा इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द मेथड्स एंड टूल्स। तो यहां पे नंबर्स और यहां पे क्या होगी? डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन। यहां पे क्या होना है? नंबर, है ना। तो हमें समझ में आ गया कि स्टैटिस्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये जो प्लूरल सेंस है, ये प्लूरल सेंस किसने बताया? कौन बोलता है कि ये प्लूरल सेंस है? तो इसके बारे में बताते हैं डॉक्टर ए.एल. बाउले। क्या कहते हैं ये? स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू क्वांटिटेटिव डेटा। जो भी स्टैटिस्टिक्स होगा वो हमेशा कैसा होगा? क्वांटिटेटिव, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर इसको कैलकुलेट किया जाना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। साइंस ऑफ काउंटिंग मतलब कि जो भी आप काउंट कर रहे हो उसके पीछे पर्टिकुलरली कोई ना कोई रीजन होगा। 500 रुपए के अगर 10 नोट आ जाते हैं मेरे पास तो उसको काउंट करने का तरीका हो गया 1 2 3 4। अब मैं काउंट तो कर रहा हूं, तो ऐसे ही किसी चीज की काउंटिंग करना क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं एग्रीगेट स्कोर ऑफ 5 बैट्समैन इन अ मैच। बट अगर एक की बात करूंगा तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मतलब एक से ज्यादा का अगर डेटा होगा तो ही उसको क्या मानेंगे हम लोग? स्टैटिस्टिक्स मानेंगे। चलिए, तो अब बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में हम लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है कि किस कारण से इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लूरल सेंस कहेंगे, या प्लूरल सेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बोलता है इसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अभी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? ये डेटा जो भी होता है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट पे काम करता है, एग्जैक्ट डेटा कभी भी नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 2050 में कितनी होगी, चाइना से बढ़ जाएगी या चाइना से कम होगी, तो ये तो क्या हो गया? एक फैक्ट हो गया, बट ये हमेशा एग्रीगेट फॉर्म में चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बोलता है? इसको एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स आर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स। ये क्या होता है? अपने आप में नंबर ऑफ फैक्ट्स का कलेक्शन होता है। नंबर ऑफ फैक्ट्स का कलेक्शन मतलब एक से ज्यादा होगा, एक नहीं होगा इसमें। चलिए, सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। मतलब सिंगल डेटा को कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं मानना है। चलिए, एज सच फिगर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। क्यों? क्योंकि इस डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ही ज्ञानवान हूं और मैं ही ज्ञानवान रहूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। अगर कंपैरिजन करना है तो आपको कभी ना कभी कंपटीशन में आना पड़ेगा। तो कंपैरिजन के लिए एक से ज्यादा डेटा चाहिए। यही तो किसने चाहिए भैया? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस में चाहिए। चलिए, फॉर एग्जांपल
अ सिंगल एज ऑफ 30 ईयर्स इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, किसी की एक पर्टिकुलर पर्सन की एज बता दी 30 ईयर्स है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा इंसान या एक से ज्यादा व्यक्ति की एज होना जरूरी है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, प्लूरल सेंस हमेशा बात करेगा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स पे। अगर ये फैक्ट्स नहीं है तो इसको कंसीडर प्लूरल सेंस नहीं कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो हमारी यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बताती है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस। किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। अगर कोई काम खराब हुआ है तो इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि वीट क्रॉप खराब हो जाता है तो इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि सीड अच्छी क्वालिटी का ना हो तो इसके कारण ये खराब हो जाए, हो सकता है फर्टिलाइजर्स अच्छा नहीं हो, या हो सकता है कि दिसंबर में बहुत तेज पानी गिर जाए, हो सकता है बहुत तेज ओले गिर जाए, इसके कारण ये वीट क्रॉप जो है वो खराब हो जाए। तो ऐसे ही कहते हैं कि जो प्लूरल सेंस है उसमें जो चीजें खराब हो रही है उसके बहुत सारे रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। इसको कहा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस। बट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस किसके खराब होने की बात कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स के खराब होने की बात कर रहा है। चलिए बोलता है न्यूमेरिकल फिगर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। ये जो नंबर्स आप लेके आए हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों के कारण ये चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये राइस क्रॉप की बात करते हैं तो अगर वो खराब हो रही है तो इसका कारण रेनफॉल हो सकता है, फर्टिलाइजर्स हो सकता है, सीड्स हो सकते हैं, मेथड ऑफ कल्टीवेशन हो सकता है। मतलब एक कारण नहीं होगा उस राइस के फेलियर का, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में ही क्या करना है, शो करना है। क्वालिटेटिव डेटा नहीं चलेगा, क्या चलेगा, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा चलने वाला है। देखते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, क्या बोलता है इसमें, मस्ट बी न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस, मतलब क्वालिटी यहां पे कंसीडर नहीं की जाने वाली है। जैसे ईशा इज टॉलर देन अनन्या, अब ये इसने बोल दिया कि ईशा जो है वो बड़ी है अनन्या से, मगर यहां आप नंबर तो बता ही नहीं रहे हो, तो गलत है। क्योंकि सर आपने तो बताया कि यहां क्वालिटी नहीं देखना है, क्या देखना है भाई, क्वांटिटी देखना है। चलिए तो बोलता है नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, हाइट ऑफ ईशा इज 150 सेंटीमीटर। चलो अच्छा है भाई, नंबर आ गया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है। चलिए एंड अनन्या हाइट इज 158 सेंटीमीटर, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 150 इज लेस देन 158। तो ये डेटा जो है नंबर्स के साथ अगर आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स का डेटा है, अदरवाइज ये स्टैटिस्टिक्स का डेटा नहीं है। अब बोलता है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। आप जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसके आगे अप्रॉक्स लिख दीजिए तो वो हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। क्यों, क्योंकि यहां पे जो भी डेटा होता है वो अप्रॉक्सीमेट लिया जाता है। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टनेस नहीं बता सकते। 2035, 2040, 2050 में क्या आपके यहां पॉपुलेशन होने वाली है अलग अलग कंट्रीज में, ये कैसे बताएंगे, अप्रॉक्सीमेट ही बता सकते। तो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा अप्रॉक्सीमेट डेटा आता है और जो एक्यूरेसी होती है वो रीजनेबल होती है, मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। चलिए देखते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। क्या बोलता है इसमें, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नॉट इंसिस्टेंट, मतलब जरूरी नहीं है 100%, बट लगभग 98%, 97% तक के तो होना चाहिए ना भाई, तभी तो हम क्या कहेंगे, इसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। चलिए बिकॉज मास ऑफ डेटा इज इन्वॉल्व, सिंगल डेटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, मास ऑफ डेटा होता है, इसीलिए यहां पे एक्यूरेसी तो बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग अप्रॉक्सीमेट की बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, मतलब जो भी हम लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे हमेशा हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस होगा। जैसे कल हम लोग को क्या करना है, या आज हम लोग बैठ के क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। ऐसे ही जब स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बैठते होंगे तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या क्या चीजें हो सकती है उसके लिए ये काम करते होंगे, इसको बोला जाता है प्री डिटरमाइंड पर्पस। तो प्लान का मतलब भी तो यही होता है, वेल टू थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। आज सोच लो बहुत अच्छे से, प्लस माइनस सब सोच लो फ्यूचर में क्या करना है। तो इस तरीके का जब कैलकुलेशंस आप करते हैं ये सब किस में आ जाता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस में आ जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स भी
कुछ प्री डिटरमाइंड पर्पस पे ही बात करती है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये प्री डिटरमाइंड पर्पस का मतलब यहाँ सीधा सीधा मैं बोल दूं तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेन की बात हो रही है भाई। हो सकता है 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ जाए फ्यूचर ट्रेन। ओके, द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा मस्ट बी डिसाइडेड इन एडवांस। जो भी आप काम करने वाले हैं उस डेटा को क्या करना है, आपको एडवांस में ही क्या करके रखना है, प्लान करके रखना है। तो यहां पे हम लोग ने बात करी कि जो स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट होता है प्लूरल सेंस, वो क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। अब बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स का जो सेकंड मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सेंस। अब सिंगुलर सेंस क्या होता होगा, तो वो सारे डेटा जो कि मेथड्स, टूल्स और बताएंगे कि कैलकुलेशन कैसे होना है, ये सब किस में आएगा, सिंगुलर सेंस में आएगा। प्लूरल सेंस में क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा, उसको सॉल्व करने के तरीके किस में बताए जाएंगे, सिंगुलर सेंस में। ठीक है, चलिए तो सिंगुलर सेंस कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंगुलर सेंस में भी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उसको ये 5 तरीके से डिवाइड करेंगे। भाई सर ने तो पढ़ा दिया, एग्जाम में जाके याद ही नहीं हुआ, तो याद करने का क्या तरीका है, तो याद करने का तरीका है COPAI, कोपाई। कैसे, C फॉर कलेक्शन, O for organization, P for presentation, A for analysis and I for interpretation। ठीक है, और याद नहीं हुआ तो फिर क्या करें, तो इनने कहा कि ये COP को हम कंप्यूटर मान लेते हैं और AI को यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लेते हैं। हो गया सिंगुलर डेटा याद। क्या याद किया, कोपाई, C for collection, O for organization, P for presentation, A for analysis and I for interpretation। तो इस तरीके से हम लोग इस सिंगुलर के सेंस के डेटा को याद कर सकते हैं। चलिए क्या बोलता है, स्टैटिस्टिक्स इज इन अ सिंगुलर सेंस क्या होगा, मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। AI एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, किसका इंटरप्रिटेशन करना है, एनालिसिस करना है, कलेक्शन करना है, एक न्यूमेरिकल डेटा का, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में कोई भी चीज क्वालिटेटिव नहीं होती है, क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। चलिए तो हम लोग इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं, हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है कि डेटा को कलेक्ट करके लाओ। ठीक है, कैसे करोगे, बोलता है तरीका बताओ, the technique of collection of data depends upon the objective of the study। क्या स्टडी करना चाहते हो आप, उस हिसाब से आप क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करके लाओगे। बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो उस हिसाब से कलेक्शन होगा। ठीक है ना, मान लेते हैं एनिवर्सरी मनानी, उस हिसाब से कलेक्शन होगा। तो जैसा जैसा बजट होगा वैसे वैसे क्या करोगे आप, चीजों का कलेक्शन करोगे। नंबर 2 क्या होता है, अब कलेक्शन हो गया, अब क्या करना है, प्रॉपर्ली उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। चलिए क्या बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर फॉर्म, मतलब प्रॉपर शेल्फ बनाना चाहिए। पता चल रहा है बुक की जगह कपड़े रखे हुए, कपड़े की जगह कुछ और रखे, शूज रख दिए, सॉक्स रख दिए, तो घर वाले बहुत डांटेंगे। तो हमको क्या करना है, हर चीज को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना है। चलिए तो ऑर्गेनाइज करना है किस फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में। ओके, विच इन्वॉल्व्स एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन। बट अगर लगता है उसमें कुछ चेंज करना है तो उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब एडिटिंग भी हो सकती है और क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहां पे और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे सिंगुलर सेंस की। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब आपने जो भी कलेक्शन करा है, ऑर्गेनाइजेशन करा है, उसको क्या करेंगे, अब हम लोगों तक के पहुंचाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, है ना। चलिए तो क्या होता है इसमें, द डेटा इज प्रेजेंटेड इन सम सुटेबल मैनर, जैसा सही लगे उस तरीके से। जैसे एनुअल फंक्शन की एक थीम बनेगी, ऐसा नहीं है कि एंडिंग वाला सॉन्ग जो है वो पहले गा दिया और जो पहले आना था उसको बाद में या बीच में गा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, सीक्वेंस में रखना है ना। चलिए तो इन सम सुटेबल मैनर, अब सुटेबल मैनर का मतलब जो सबको सही लगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं और सामने वाला आप ही के कारण परेशान हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें सुटेबल मैनर में आप टेक्स्ट कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो, टेबल बना सकते हो जिसको हम लोग शेड्यूल कहते हैं, और डायग्राम और ग्राफ्स का इस्तेमाल यहां पे कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये बहुत आसान होता है किसी तक के इंफॉर्मेशन पहुंचाना। क्यों, क्योंकि जैसे हम रोड पे गाड़ी चला रहे और साइड में लिखा रहता है स्पीड ब्रेकर, तो ऐसा तो नहीं हम लोग खड़े होकर पढ़ेंगे स्पीड ब्रेकर, वो एक डायग्राम बना के रखा है जिसको हम देख के समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, स्पीड को हम लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ग्राफ डायग्राम क्या करते हैं, आपके कामों को बहुत आसान बना देते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। तो जो हम लोगों ने इकट्ठा किया है वो सही है कि नहीं है,
तो पुराना डेटा और नया डेटा, इन दोनों को क्या करोगे आप, एनालाइज करोगे कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा नहीं है, मतलब कौन सा सुटेबल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बोलता है एनालिसिस ऑफ डेटा कैसे कर सकते हो, तो हमारे पास कुछ टूल्स है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ रिग्रेशन। तो इन सब तरीके से क्या कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो। मतलब इजी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो आप क्या कर सकते हो भाई, यहां पे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या बताता है कि आपको क्या चीज समझ में आती है, आप अपनी स्किल को, आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को पुट करोगे और जो भी गलत है उन सबको क्या करोगे भाई, सही करने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सिंगुलर सेंस जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। और याद करने के लिए क्या करा हम लोगों ने, COPAI, कोपाई, C फॉर कलेक्शन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एनालिसिस एंड I फॉर इंटरप्रिटेशन। तो एग्जाम तक के ये जो कोड वर्ड है ये हम लोगों को याद करके रखना है। अब हम लोग एक छोटा सा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। तो आप एग्जाम में जाओगे तो क्या करना है, तो आपको याद करके जाना है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से थे, हाईलाइटेड पॉइंट्स कौन से थे। जैसे प्लूरल सेंस में बोलता है कि ये डेटा में हमेशा डील करता है, कौन सा डेटा होना चाहिए, हमेशा न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, अब बट इसमें क्या बोलता है सिंगुलर्स में, कि सिंगुलर में आपके पास मेथड्स और टूल होंगे, यहां सिर्फ डेटा होगा और यहां पे टूल और मेथड्स होंगे। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये सब किस में होगा, सिंगुलर सेंस में। अब बोलता है प्लूरल सेंस जो है वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव इन फॉर्म होगा, मतलब इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होंगे, टूल ऑफ एनालिसिस, जो कि क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करने का काम करेंगे। तो मैं वर्सेस लिख देता हूं याद करने के लिए। चलिए, इसके बाद बोलता है इस पे काम होना अभी बहुत सारा बाकी है, इसीलिए इसको बोलते हैं रॉ स्टेट में रहेगा। इसमें क्या बोलते हैं, यह हमेशा प्रोसेसिंग फॉर्म में रहेगा। प्रोसेसिंग मतलब इस पे काम हो ही रहा है अभी तक के, क्योंकि इस पे क्या इंप्लीमेंटेड है, टूल्स इंप्लीमेंटेड है। ओके, ये बोलता है प्लूरल सेंस जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिव में रहेगा, मतलब नंबर्स में रहेगा। सिंगुलर सेंस कैसे रहेगा, ऑपरेशनल टेक्निक, मतलब यहां पे आप क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूले लगा सकते हैं भाई। चलिए, तो ये डिफरेंस हम लोग को याद हो गया, ये 2-3 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोसेस हम लोग याद कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, अब बोलता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसके फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, कहां कहां आप इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहला फंक्शन क्या बोलता है कि ये जो भी डेटा मिलेगा आपको उसको बहुत ही आसान बना देगा। जैसे हमें याद नहीं हो रहा था, सर ने एक तरीका बताया, क्या, कोपाई, तो ये 5 वर्ड्स तो याद कर सकते हो। धीरे धीरे करके आप और भी इसके क्या कर सकते हो, शॉर्टकट्स बना सकते हो। मतलब यहां से एक सिस्टम तैयार हो गया। क्या बोलता है इसमें फंक्शन में कि ये जो कठिन डेटा है उसको क्या करेगा, ये हमेशा सिंप्लीफाई करेगा, है ना। चलिए, तो टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, और जो भी डेटा होगा उसको डेफिनेट फॉर्म में शो करना है। ठीक है, डेफिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, तो क्वांटिटेटिव फैक्ट कैन इजीली बिलीव, मतलब जो भी डेटा है उसको आप आराम से उस पर भरोसा कर सकते हो। देखो, बिलीव, और दूसरा ट्रस्ट, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है, बट स्टैटिस्टिक्स ऐसा कहता है कि ऐसा करो, बिलीव भी करो और ट्रस्ट भी करो। ओके, जैसे अगर मान लेते मैंने किसी से पैसा लिया तो उसको पैसा चुकाना पड़ेगा, बट वो बोलता है कि भाई मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूं, तो अब पैसे के बदले में आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब लिखा पढ़ी करो, एग्रीमेंट साइन करो, और ये सब कैसे होगा, रिटर्न फॉर्म में, मतलब परमानेंट फॉर्म में। ठीक है ना। चलिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव फैक्ट्स जो है यहां पे रहेंगे बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने यहां पे लिया इन्फ्लेशन रेट जो है वो है 12%, है ना। ठीक है, चलिए, तो यहां देखिए, अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि यहां पे जो प्रेजेंट फैक्ट डेफिनेट फॉर्म में बोल रहा है, यहां इसमें कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को। कैसे हो सकती है भाई, सर आपने तो कहा था कि हर चीज किस में होनी चाहिए, नंबर्स के फॉर्म में होनी चाहिए, बट यहां तो बोल रहा है क्वालिटेटिव लिखा। बेटा, यहां क्वालिटेटिव का मतलब है कि यहां पे नॉट क्वालिटेटिव होगा, मतलब यहां किसी की भी क्वालिटीज नहीं देखी जाएंगी।
पैसा लिया है तो विद इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आ गया होगा समझ में। बट यहां पे देखिए लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 12%, इसके आगे मैं पर एनम और लिख देता हूं ताकि साल भर का हम लोग को इतना इंटरेस्ट देना है। तो ये डिफिनिट फॉर्म हो गया, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बट मान लेते फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं पैसा ले लिया, कुछ चुका देना, ऐसा नहीं होता। यहां पे हर चीज रिटर्न फॉर्म में होगी और जनरली किस फॉर्म में होगी, नंबर्स के फॉर्म में होगी। चलिए आगे बात करते हैं टू कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। यहां पे जो भी डेटा होगा उसका हम लोग कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सब क्या करते हैं, ये कंपैरिजन में आपकी क्या करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। तो थर्ड हमारा जो फंक्शन है क्या कहता है यहाँ पे, टू कंपेयर। कंपेयर का मतलब एक डेटा चाहिए, दूसरे डेटा से क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड, जैसे एवरेज, यहां पे एवरेज को मैं अरिथमेटिक मीन भी कह सकता हूं। रेट्स मतलब पहले क्या रेट था, अभी क्या रेट है। आगे बोलता है यहाँ पे परसेंटेज हो सकता है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री एंड द डेवलप्ड कंट्री। पीसीआई क्या है, पीसीआई का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी इनकम जो एक पर्सन कमाता है कंट्री में रह के, उसको क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 फंक्शंस की बात करी स्टैटिस्टिक्स के। आगे हम लोग यहां पे देखेंगे कि 2 फंक्शन और है। यहां पे क्या बोलता है कि ये फैसिलिटेट करता है प्लानिंग और पॉलिसी। पॉलिसी कौन बनाती है, जनरली सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। प्लान्स हम भी बना सकते हैं और सरकार भी बना सकती है। सरकार जो प्लान बनाती है उसको क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान। बट ये अब चेंज होके क्या बन गया है, नीति आयोग। तो यहाँ पे सरकार का काम जो है प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना है। स्टैटिस्टिक्स में भी इसका काम क्या है, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना। चलिए बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जो भी नंबर के फॉर्म में डेटा आया है आपके पास, ठीक है, उसका आप एनालिसिस कर सकते हो। बिजनेसमैन भी इसका एनालिसिस कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी इसको यूज कर सकता है, और प्लान बनाने के लिए इसको फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा कि हमारी जो पॉलिसी बननी है इन फ्यूचर में वो किस तरीके की बनेगी, ये हम लोग को यहाँ पे समझ में आता है। फिर बोलता है टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग को हम लोग प्री डिटरमाइंड पर्पस भी कह सकते हैं, या फ्यूचर के लिए हमें क्या सोच रहे हैं हम लोग, इसकी यहाँ पे बात करते हैं। तो लास्ट फंक्शन क्या है कि फोरकास्टिंग करना, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मेट्रोज लाई गई, अब धीरे धीरे मेट्रोज की स्पीड बढ़ाई जाएंगी ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट को, जिसको हम लोग स्टेट हाईवे से कनेक्ट करते थे या नेशनल हाईवे से कनेक्ट करते थे, अब वो मेट्रो से कनेक्ट होने लग जाए और डिस्टेंस बहुत ही मिनिमम लगने लगे। तो ये क्या है, ये हमारी फ्यूचर की सोच है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग, है ना। चलिए करेक्ट फोरकास्टिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटीज, मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे कम कर देंगे। चलिए किसकी अनसर्टेनिटी भाई, तो बिजनेस की जो अनसर्टेनिटी है, जिसको क्या बोलते हैं, रिस्क, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम। टूल्स लाइक टाइम एनालिसिस सीरीज एक्सेट्रा हेल्प इन प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर। तो इस तरीके से कुछ टूल्स है जो आपकी क्या करेंगे, फोरकास्टिंग में मदद करेंगे, और जो अनसर्टेनिटीज, जो लॉस आपको लगता है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शंस की बात करी सारे के सारे। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पूरा का पूरा पढ़ा। इसमें अलग अलग तरीके से हम लोगों ने सीक्वेंस देखे, याद करें, और शॉर्टकट्स भी समझे कि किस तरीके से हम लोग को याद करना है। इसी तरीके से और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक काम करना है जो कि आप लोग जनरली करते हैं बट और तेजी से करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहां जाना है, तो हमें जाना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, इस पर्टिकुलर चैनल पे। ठीक है, क्यों जाना है भाई, तो लर्न टुडे एंड लीड टुमारो, आज पढ़ेंगे कल बादशाह बनेंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। और क्या क्या मिलने वाला है हमें यहाँ पे, तो मिलने वाले हैं जितनी भी क्लासेस है, क्लासेस 6 से लेके 12 तक के सारे बोर्ड्स के यहाँ पे कंटेंट मिलने वाले हैं, जिसमें कि सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सब के कंटेंट अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही नहीं, इसके साथ और क्या मिलने वाला है, तो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब का डेटा मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन से, नीट, क्लैट, JEE, AI, CUET और TET, तो ये सब का कंपोजिशन एक ही जगह मिलने वाला है। तो इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।